हेलो बच्चों, सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार यस सर लिख दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें और आपसे कुछ बातें कर सकें। तो अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, मैं अच्छे से आपको दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार सभी लोग चैट में यस सर लिख दीजिए। ठीक है, मतलब आपको मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है और मैं आपको विजिबल भी हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं और पूरा पीडब्ल्यू परिवार आपका बॉटनी की फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। और अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है और 2 साल तक आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम रुपेश चौधरी है और मैं आपके बैच में बॉटनी का लेक्चर लेने वाला हूं। यह मेरा एक इंट्रोडक्शन है और बाकी आप धीरे धीरे मेरे बारे में जानेंगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हुआ जाऊंगा। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं बॉटनी के फर्स्ट लेक्चर के लिए? एक बार सभी लोग फटाफट दोबारा से यस सर लिख दीजिए पूरे जोश के साथ। क्या आप तैयार हैं बॉटनी के फर्स्ट लेक्चर के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एक बार सभी लोग फटाफट यस सर लिख दीजिए। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूं। ये कुछ बातें हैं जो आपको इन 2 साल की जर्नी में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीज आपने पहले भी देखी है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। बच्चों, किसी भी चीज का अगर मैं कहूं कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बना तो उनका जो फाउंडेशन है वो डिसिप्लिन से ही तैयार होता है। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो 2 साल तक आप एक डिसिप्लिन अपने अंदर मेंटेन करेंगे। कुछ सवाल हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं और उनके जवाब भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चों, अगर कोई आपसे पूछता है कि इस साल कितने स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आप बोलेंगे अराउंड 25 लाख स्टूडेंट नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं। सर, गवर्नमेंट सीट कितनी है? अप्रोक्सीमेट 30 से 35,000 आपकी गवर्नमेंट सीट है। मिनिमम मार्क्स आपको कितना अचीव करना है कि मुझे इंडिया का एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए? इसके लिए मिनिमम आपको 720 में से 600 मिनिमम आपको स्कोर करना है। बट आप इंडिया के टॉप कॉलेज का सपना देखते हैं तो वहां आपको 715, 720, 710 ये आपको स्कोर करना पड़ेगा। सो इज इट इजी टू क्रैक नीट? मैंने आंसर दिया नो। फिर बच्चे ने सवाल किया, सर बट व्हाई सर? बिकॉज 3 to 4 lakh स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, सो कंपटीशन इज टफ। 25 लाख स्टूडेंट्स में से 3 to 4 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। इनके साथ आपको कंपीट करना है। तो सीट्स आपकी ये है, तो ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। यू मीन टू से इट इज इंपॉसिबल टू क्रैक नीट? नो, नॉट एट ऑल। आई डिडंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नीट को आप क्रैक नहीं कर सकते। मैंने ऐसे आपसे नहीं कहा। यू हैव टू क्रैक नीट। डिसिप्लिन एंड हैव फेथ इन योर टीचर्स। पहली चीज, किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और आपके जो टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे उनमें आपका विश्वास होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस स्टडी फॉर 2 years। आपको 2 साल तक कॉन्टिन्यूअस स्टडी करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टडी रूम। आपका जो टाइम है वो बुक्स में निकलना चाहिए, किताबों में निकलना चाहिए, स्टडी रूम में निकलना चाहिए आपका मैक्सिमम टाइम। अवॉइड फ्रेंड्स, सिनेमा, पार्टी, सोशल साइट, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है 2 साल के लिए। लेकिन आप मंथ में 1 बार या 2 बार अपने पेरेंट्स के साथ एक आउटिंग प्लान कर सकते हैं।
जो आपके मूड को थोड़ा सा बूस्ट करेगा ताकि आप पढ़ाई में और अच्छी तरीके से मेहनत कर सकें। डोंट स्पेंड टाइम ऑन मोटिवेशनल वीडियोस एंड रील्स। ज्यादा यूट्यूब पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखनी है और अननेसेसरी रील आपको नहीं देखनी है। यू मस्ट हैव प्रॉपर रोड मैप और टाइम टेबल टू प्रोसीड योर जर्नी। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए जिसको आप फॉलो करोगे 2 साल के लिए ताकि आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो। वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूंगा। आपको किस तरीके से चीजें पढ़नी है, किस तरीके से चीजें रिवाइज करनी है, ये सब मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते तो हैं सर, बट 1 या 2 महीने के बाद जो चीज हमने पुरानी पढ़ी है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली चीजों को रिवाइज नहीं करते। और अगर फ्रीक्वेंटली चीजों को रिवाइज करेंगे तो सर जो करंट क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो हम कब पढ़ेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर रिवीजन प्लानर भी दूंगा जो आपको हेल्प करेगा उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में जो टॉपिक्स आपने कुछ वीक या कुछ मंथ पहले पढ़े हैं, बट आप उस रिवीजन प्लानर को फॉलो करिएगा। ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा। स्पेंड 1 आवर फॉर फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स, योगा, एक्सरसाइज। ठीक, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपकी फैमिली के लिए आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस कैरियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है। तो आप इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको रिफ्रेश करेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। स्टडी, सबसे पहले नया एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए, यह चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, पूरे 2 साल तक आप कोई भी क्लास और कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, यह मंत्र है सिलेक्शन का। इफ यू स्किप 1 क्लास then it will affect next 2 or 3 class to understand the things, and if you don't get things you lose confidence or demotivation or backlog। अगर आप एक क्लास छोड़ते हैं तो उस क्लास का जो टॉपिक होता है वो नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आने वाली 2 या 3 क्लास समझ में ना आए, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आप डीमोटिवेट हो सकते हैं और आपका अननेसेसरी बैकलॉग क्रिएट होगा। कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करना बेटा, और कभी भी क्लास स्किप नहीं करना। क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर क्लास नोट्स दूंगा, उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसकी एनसीईआरटी लगा के एक एक वर्ड आपको हाईलाइट करके एक्सप्लेन करूंगा। आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी क्लास में कराऊंगा, आपको डीपीपी मिलेगी और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, हर वीक में आपको रिवीजन प्लानर दूंगा। फ्राइडे है आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप 1 घंटे में घर में आज कंप्लीट करेंगे। सैटरडे को जो चीज आप आज तैयार करेंगे 1 घंटे में, जो आप पढ़ोगे, मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद आप मेरे नोट्स को अच्छी तरीके से 1 घंटे में रिवाइज करेंगे और इसी चीज को सैटरडे को 20 मिनट्स में आप रिवाइज करेंगे, संडे को उसी चीज को 10 मिनट में रिवाइज करेंगे और मंडे को उसी चीज को 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और वेडनेसडे को उसी चीज को 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। तो आप अगर बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो आप उसको भूलोगे नहीं और थर्सडे को आप मुझे क्लास के अंदर मिलोगे। तो मैं आपको हर वीक का रिवीजन प्लानर दूंगा, आपको बेटा बस फॉलो करना है। ये मेरा रोल है, मैं आपको क्लासरूम में बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा,
एनसीईआरटी रीड कराऊंगा, एक चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यू का डिस्कशन कराऊंगा, एनसीईआरटी बूस्टर इन क्लासरूम। ये जो चीज है ये मैं भी आपको दिखाऊंगा और क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आप मेरे फैन बन जाओगे। देखिए ये चीज क्या है, जैसे ही मैं एक टॉपिक आपका कंप्लीट करूंगा तो मैं एनसीईआरटी लगाऊंगा। ये एनसीईआरटी का वर्ड मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा और इसके ऊपर नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन मैंने यहां लगाया है, हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन मैं आपका कंप्लीट करूंगा, इसके ऊपर नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है मैंने क्वेश्चन लगाया है, इसके ऊपर नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने लगाया है, इसके ऊपर नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने लगाया है, इसके ऊपर नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने यहां लगाया है, और इसके ऊपर नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने यहां पर लगाया है। तो बच्चों ये क्लास के लास्ट में करेंगे जब हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन और उसके ऊपर बेस नीट में क्या क्वेश्चन बनेगा। बस आपने इतना कर लिया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपके लिए जान लगा देंगे। तो चलिए ये चीजें मुझे आपसे बतानी थी, आपके साथ डिस्कस करनी थी। आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा आपको ये वाले नोट्स तो मिलेंगे ही जो मैं यहां पर लिख के पढ़ाऊंगा, और उसी चीज को मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, वर्ड फाइल आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको लेक्चर के बाद प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा मोटिवेट करेंगे और कभी भी स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आपके सिलेक्शन के लिए जान लगा देंगे। तो ये चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, और अब ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप तैयार हो पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, बॉटनी की फर्स्ट क्लास के लिए, तो एक बार सभी लोग दिल बना दीजिए और पूरा फोकस करके बैठिएगा, बहुत मजा आने वाला है। फटाफट दिल बना दीजिए। हमारा जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग हम जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला के अंदर, वो पढ़ाते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका लेक्चर 1 है। टीचर का नाम रुपेश चौधरी है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, और टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है व्हाट इज सेल एंड सेल थ्योरी। तो चलिए अब इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए व्हाट इज सेल। कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए व्हाट इज सेल। सर सेल का क्या मतलब है, द यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? तो पहले मैं आपको सेल का मतलब बताता हूं, फिर द यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब बताता हूं। तो सबसे पहले हेडिंग डाली है व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं सेल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। बच्चों मेरे पास ये देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। आपको काफी सारी सेल्स दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया मैनी सेल्स। बच्चों इन सेल्स ने मिलकर एक चीज बनाई। इन सेल्स ने मिलकर एक चीज बनाई। बताइए जरा, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? मैनी सेल्स टू फॉर्म एक चीज बनी जिसको मैंने बोला टिश्यू। अब बताइए
डिफरेंट टिश्यू, ये तो एक टिश्यू है, ऐसे बहुत सारे टिश्यू होंगे, ये तो एक टिश्यू है, ऐसे बहुत सारे टिश्यू होंगे। मान लीजिए ये रहा टिश्यू, ठीक, मान लीजिए आपका ये रहा टिश्यू। तो टिश्यू से मिलकर आपका क्या बनेगा? टिश्यू से मिलकर आपका बनेगा ऑर्गन। तो टिश्यू ने मिलकर आपकी एक चीज बनाई जिसको मैंने बोला ऑर्गन। मान लीजिए उस ऑर्गन का नाम है स्टमक। तो आपको मालूम है कि स्टमक के अंदर काफी सारे टिश्यू प्रेजेंट है और वो टिश्यू किससे बने हैं? सेल्स के कलेक्शन से बने हैं। तो मैनी सेल्स टू फॉर्म टिश्यू एंड मैनी टिश्यू टू फॉर्म ऑर्गन। अब हमारे पास क्या सिर्फ स्टमक है? नहीं सर, हमारे पास सिर्फ स्टमक नहीं है, हमारे पास तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, ये भी एक ऑर्गन हो गया। हमारे पास तो लार्ज इंटेस्टाइन भी है, हमारे पास पेनक्रियास भी है, हमारे पास गॉल ब्लैडर भी है। मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हैं। जैसे मैंने बोला स्टमक, मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बोला लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो डिफरेंट ऑर्गन ने मिलकर आपकी एक चीज बनाई जिसको मैंने बोला सिस्टम, जिसको मैंने बोला सिस्टम। और उस सिस्टम को आप बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और उस सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैनी सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड दीज टिश्यू फॉर्म पर्टिकुलर ऑर्गन। सो वी हैव बहुत सारा ऑर्गन, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर आपका एक ऑर्गन सिस्टम बना जिसको मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, मेरे पास सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे सिस्टम हैं। मेरे पास नर्वस सिस्टम भी है, मेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, मेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, मेरे पास नर्वस सिस्टम भी है, मेरे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये सब क्या है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपका एक ऑर्गन सिस्टम बना, तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन असेंबल होते हैं तो आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम, जिसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब ये सारे, भाई नर्वस सिस्टम में ऑर्गन कौन है? भाई नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट है। तो जब आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम काम करेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम काम करेंगे, तब एक ह्यूमन जिंदा रहेगा। तो एक इंसान तभी जिंदा रहेगा, एक इंसान तभी जिंदा रहेगा जब डिफरेंट टाइप के सिस्टम काम करेंगे। तो अगर एक इंसान एग्जिस्ट करता है, अगर एक ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं जिंदा हूं, तभी हूं जब मेरे सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। मेरे ऑर्गन सिस्टम किससे बने हैं? ऑर्गन से बने हैं। वो ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। वो टिश्यू किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो मेरे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, जिसकी वजह से मेरा शरीर फंक्शन कर रहा है? लिख के बताइए, मेरे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई जिसकी वजह से मेरा शरीर फंक्शन कर रहा है? फंक्शनल यूनिट ऑफ रूपेश, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लिख के बताइए। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिख के बताइए। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिख के बताइए। सेल, सेल सबसे छोटी यूनिट। मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, वो किस सबसे छोटी यूनिट से बना है? लिख के बताइए। सेल। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रूपेश, सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ रूपेश,
सेल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट. अब डेफिनेशन बनाते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं. डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन बनाते हैं. तो सेल की डेफिनेशन क्या हुई? सेल इज फंडामेंटल. फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चरल. मेरा स्ट्रक्चर बनाएगी और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेल एक फंडामेंटल, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है रुपेश की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक फंक्शनल यूनिट है मेरी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो यह है सेल की डेफिनेशन. बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में आप यस लिख दीजिए. अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए. पूरा अटेंटिव रहिएगा, पूरा फोकस करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा. तो ये कॉन्सेप्ट था, ये डेफिनेशन है. ठीक, तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि सेल की डेफिनेशन क्या हुई. ठीक, ये पहली स्लाइड आपकी हो गई. अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप आइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आप आइए और आप नेक्स्ट स्लाइड पर हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में डिफरेंस सर? डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में सर? डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट एंड एनिमेट. इसके शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आपको. जैसे लेक्चर खत्म होगा आपके पास शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे. इनएनिमेट एंड एनिमेट. ठीक, इनएनिमेट एंड एनिमेट. यहां पर इस तरीके से लाइन खींचिए और यहां पर इस तरीके से कर लीजिए. इनएनिमेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग. ये वर्ड एनसीईआरटी के अंदर यूज किया है. मैं आपको दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा. आप यहां फोकस करिएगा, अभी एनसीईआरटी मत खोलिएगा. जब ये चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लास्ट में एनसीईआरटी खुद लगाऊंगा. इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग. टेबल है, चेयर है, फैन है, ये सब कैसा है? ये इनएनिमेट है, मतलब ये नॉन लिविंग है. एनिमेट का मतलब होता है लिविंग. अब मैं आपसे पूछूं कि आप किस बेसिस पर लिविंग बोलोगे, किस बेसिस पे नॉन लिविंग बोलोगे? जिसमें सेल प्रेजेंट है वो आपका एनिमेट है, जिसमें सेल एब्सेंट है वो आपका इनएनिमेट है. तो अब आप बताइए, इनएनिमेट के अंदर सेल प्रेजेंट या एब्सेंट? लिख के बताइए सर. सेल एब्सेंट. और एनिमेट के अंदर बताइए सेल क्या होगी? सेल आपकी होगी प्रेजेंट. ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट एंड एनिमेट. डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट एंड एनिमेट. इनएनिमेट नॉन लिविंग, एनिमेट लिविंग. इनएनिमेट में सेल एब्सेंट है और एनिमेट के अंदर सेल आपकी प्रेजेंट है. ठीक, ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट. अब तीसरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा. हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इनएनिमेट और एनिमेट में डिफरेंस देखा. तीसरा कॉन्सेप्ट आप जो समझेंगे, डालिए हेडिंग प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. तो सबसे पहले मैंने आपको सेल का कॉन्सेप्ट बताया, उससे उसकी डेफिनेशन निकाली, फिर डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट और एनिमेट बताया, और नेक्स्ट है आपका प्रोटोप्लाज्म कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले एक सेल बनाइए। ये मैंने एक सेल आपकी बनाई है। बताइए जरा, सेल के सबसे बाहर, अगर ये प्लांट सेल है तो सबसे बाहर आपको कौन सी लेयर मिलेगी? आप बोलोगे कि हमें मिलेगी सेल वॉल। तो मैंने एक सेल बनाई है। कौन सी सेल बनाई है सर? मैंने आपकी एक प्लांट सेल बनाई है। अब बताओ, सेल वॉल से अंदर आइए, सेल वॉल से अंदर आइए। सेल वॉल से अंदर आएंगे तो आपको एक लेयर मिलेगी जिसको आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये अंदर आपको मिला सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर आपको मिला सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? अंदर की तरफ आपको एक चीज मिलेगी जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो चीज आपको दिखी है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियस। ये हमने लिख दिया आपका न्यूक्लियस। अब चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? बताइए। इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? बताइए। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, उस स्पेस को आप क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, उसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो रीजन होता है बच्चों, उस रीजन को आप बोलते हैं, उस रीजन को आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस रीजन को आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों, एक सेल के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल है, अंदर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, फिर आपका न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है, जहां पर सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं, उस स्पेस को आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो कंटेंट है उसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, किसी ने आपसे पूछा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, अब आपसे पूछा प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो यहां आप लिखिए प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस का कंटेंट और साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म आपका क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म आपका हो गया न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपका क्या है? जिसके अंदर आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का कंटेंट और साइटोप्लाज्म का कंटेंट, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो एक सेल का न्यूक्लियस का कंटेंट और साइटोप्लाज्म का कंटेंट दोनों को मिलाकर हमने बोला प्रोटोप्लाज्म। अब आप मुझे बताइए, प्रोटोप्लाज्म के बाहर ये कौन सी लेयर है? प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने कवर किया है? बताइए। प्रोटोप्लाज्म के जस्ट नेक्स्ट कौन सी लेयर है? बताइए। प्रोटोप्लाज्म के जस्ट नेक्स्ट कौन सी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? बताइए जरा, बताइए, बताइए नेक्स्ट लेयर कौन सी है? अगर मैं आपसे कहूं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म प्लस, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन,
इसको मिलाकर हमने आपको बोला प्रोटोप्लास्ट, आपको हमने बोला प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हां एक क्वेश्चन मुझे बताइए, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑल एक्सेप्ट, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑल एक्सेप्ट, पहला ऑप्शन दिया मैंने न्यूक्लियस, दूसरा दिया साइटोप्लाज्म, तीसरा दिया सेल मेम्ब्रेन और चौथा दिया सेल वॉल। ऑप्शन लिखकर बताइए, ए बी सी डी, ऑप्शन लिखकर बताइए इनमें से कौन सा आंसर जाएगा। पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के सभी पार्ट हैं एक्सेप्ट इनमें से कौन सा प्रोटोप्लास्ट का पार्ट नहीं है, लिख के बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर जाएगा सेल वॉल। इसका मतलब मैं यह भी कह सकता हूं कि सेल विदाउट सेल वॉल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। प्रोटोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब सेल वॉल इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। नोट करते रहना, मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, तभी मजा आएगा। घर पे दोबारा फेयर नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ नोट करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले सेल का कॉन्सेप्ट समझाया सर ने, उसके बाद सेल की डेफिनेशन बनाई, उसके बाद सर ने इनएनिमेट और एनिमेट में डिफरेंस बताया, उसके बाद गुरुजी ने प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया, फिर प्रोटोप्लास्ट के बारे में भी बताया और एक क्वेश्चन आपको करवाया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट लिखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of, all living organism composed of, all living organism, टेम्परेचर लो कर दो, वो हैंग हो रहा है बोर्ड। all living organism composed of, all living organism composed of, all living organism composed of cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, हां थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बड़ा करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करता हूं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए हैं सेल के, ठीक। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये आपके दो टाइप के हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके कितने टाइप के हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके दो टाइप के हैं। एक है आपका, लो थोड़ा बड़ा करता हूं, एक है आपका
यूनिसेलुलर और एक है आपका मल्टी सेलुलर। बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जिसके अंदर एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी, वही सेल न्यूट्रिशन भी लेगी, वही सेल्स रिप्रोडक्शन का काम भी करेगी, मतलब वही सेल मेटाबॉलिज्म भी करेगी। जहां पर एक सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नोटबुक कितनी ले फॉर क्लास 11 नीट? बच्चों, बॉटनी की एक सेपरेट नोटबुक बनाइएगा, ठीक है, एक नोटबुक बनाइएगा, उसी में पूरा का पूरा लिखिएगा। बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम की सेल अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अलग है, जहां पर हमारे अंदर मैनी सेल्स, काफी सारी सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल सारे काम करेगी, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो यूनिसेलुलर में क्या जाएगा? यूनिसेलुलर के अंदर आपका सिंगल सेल, ये लो फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। मैनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चों, यहां पर आपका जाएगा अमीबा, यूग्लिना, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एक चैप्टर में जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और यहां पर आपका एग्जाम्पल जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, और हम लोग भी एनिमल ही हैं, तो हम लोग भी क्या हैं? मल्टी सेलुलर है। तो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, इसलिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें सिर्फ एक सेल ही मिलेगी, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर सिर्फ ये एक सेल है, यही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, इट कैन परफॉर्म ऑल essential function of life. So independent existence occur. बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको, अच्छा इसमें कुछ स्पैमर भी आ गए हैं,
तो उनकी भी मजबूरी है ना। हो सकता है नए नए आए हैं, अभी जानते नहीं होंगे, है ना। बेटा मैं आप लोगों को अटेंशन नहीं देता हूं, ये जितने भी होते हैं, है ना, और आपके लिए गलत शब्दों के प्रयोग भी मैं नहीं करता हूं, ठीक है। और आपकी भी मजबूरी होती है ना, घर चलाना है, रोजी रोटी चलानी है ना। तो यहाँ कुछ कमेंट करोगे, उसके लिए कुछ पैसा मिलेगा, फिर उस पैसे से घर पे जाके तेल की सीसी खरीदोगे, कंगा खरीदोगे, है ना, शैम्पू खरीदोगे, बाथिंग टब खरीदोगे, है ना, नहाना पड़ेगा, नहाने का सामान खरीदोगे, ठीक है। मजबूरी है, काम करना पड़ता है। जैसे हम अपने परिवार को चलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही ये भी एक जॉब है, ठीक है। तो आइए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया है बच्चों। जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करना। ये सारे क्वेश्चंस आप ही सॉल्व करोगे। ये जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, आप ही सॉल्व करोगे, ठीक है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी बूस्टर इसको बोलते हैं, ये सब के सब आप ही सॉल्व करोगे। तो इसलिए कह रहा हूं, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से फोकस करिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से फोकस करिएगा, ठीक है। आइए, तो होते हैं ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, ये एक अटेंशन के लिए आते हैं, ठीक है। इनके मालिक ने कहा होता है जाके स्पैमिंग कर, मेरा नाम लिख, ये लिख, वो लिख, टीचर को उकसा, ठीक है। फिर टीचर कुछ गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे, एब्यूसिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो हम एक छोटी सी रील बनाएंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। अरे यार 13 साल हो गए बेटा, है ना, तू जुगाड़ कर ले, शैम्पू वैम्पू, तेल की सीसी, कंगा, है ना, इन सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। चलिए, इनफ ऑफ टॉक, चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ सेल पढ़ी, उसके बाद इनएनिमेट और एनिमेट में डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने प्रोटोप्लास्ट के बारे में जाना, उसके बाद हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, यहां मैंने फॉन्ट साइज को बढ़ाया, ठीक। इसके बाद अब हम आगे जाएंगे, अब हम हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। अब जो हम हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए डिस्कवरी ऑफ सेल। बच्चों इसका मतलब यह हो गया कि यार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, बट 1/4 सेल कुछ नहीं होता, 1/3 कुछ नहीं होता, एक सेल से नीचे कुछ नहीं होता। एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल डू नॉट एग्जिस्ट, एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल डू नॉट एग्जिस्ट, ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, एक सेल वाला होगा, या फिर ऑर्गेनिज्म मैनी सेल्स वाला होगा, मल्टीसेलुलर, बट एक सेल से कम कुछ नहीं होता। एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल डू नॉट एग्जिस्ट, एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल डू नॉट एग्जिस्ट। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम, कोई आपसे पूछे फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आप साहब का नाम बोलोगे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो सेल है कॉर्क। अब आप कहोगे कॉर्क क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। आपने पेड़ को देखा होगा, तो पेड़ में जो छाल होती है बाहर की तरफ, ये जो सेल होती है इसको कॉर्क बोलते हैं। अब कॉर्क के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, कॉर्क के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो बताइए कॉर्क लिविंग सेल है या डेड सेल है, लिख के बताइए। कॉर्क लिविंग सेल है या डेड है, लिख के बताइए। कॉर्क लिविंग सेल है या डेड सेल है, लिख के बताइए, लिख के बताइए। कॉर्क लिविंग सेल है या डेड सेल है, बताइए।
बिल्कुल सही, बार्क आप समझते हैं, मतलब थोड़ी बहुत एनाटॉमी आपने पढ़ी हुई है। मैंने एनाटॉमी के टर्म्स में आपको नहीं बताया क्योंकि अभी हमने एनाटॉमी आपको पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल सही, कॉर्क जो है आपकी डेड सेल है। प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? सर प्लांट सेल है। अब क्यों डेड है? क्योंकि कॉर्क के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। कॉर्क के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। कॉर्क के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। सेल जिस वर्ड से डेराइव हुआ, ये जो सेल वर्ड है ये कहां से आया? सेल वर्ड कहां से आया? सेल डेराइव फ्रॉम, सेल डेराइव फ्रॉम, सेल एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। कहां से डेराइव हुआ है? सेलुला से डेराइव हुआ है। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जहां से सेल आया। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जहां से सेल वर्ड डेराइव हुआ। और सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो बच्चों, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक, तो मधुमक्खी के छत्ते में आपको क्या दिख रहे हैं? बॉक्स दिख रहे हैं, आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, आपको बॉक्स दिख रहे हैं, खाली खाली बॉक्स दिख रहे हैं, खाली खाली बॉक्स दिख रहे हैं। तो जब रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को देखा था तो सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट तो दिखा ही नहीं, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट था ही नहीं। तो उनको बॉक्स दिखे, बॉक्स दिखे, खाली बॉक्स दिखे। बेसिकली उनको सेल वॉल दिखी, बेसिकली उनको सेल वॉल दिखी। तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल डिस्कवर की थी तो उसके अंदर खाली था, बॉक्स था, चैम्बर था, कंपार्टमेंट था, क्योंकि अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था। उनको बेसिकली आपकी सेल वॉल दिखी थी। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि भैया सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, उस सेल का नाम था कॉर्क, जो कि एक डेड प्लांट सेल थी, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। और सेल डेराइव फ्रॉम सेलुला वर्ड। सेल कहां से डेराइव हुआ है? सेल डेराइव हुआ है सेलुला वर्ड। सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट, इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, इसका मतलब होता है बॉक्स। तो पहली सेल डेड थी। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर की, तो आप बोलोगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने काफी सारी सेल्स डिस्कवर की थी, जैसे बैक्टीरिया भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर की ल्यूवेनहुक साहब ने, फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक डेड सेल थी। तो यहां तक हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हमने जाना। तो बच्चों, हमने डिस्कवरी ऑफ सेल देखा। अब 2 स्लाइड और है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पूरा का पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन कराऊंगा 5 से 10 मिनट लगा के। फिर एनसीईआरटी रीड करूंगा और हर एनसीईआरटी के पैराग्राफ पर बेस्ड नीट में जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आप सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, आइए, ईयर इसका पूछेंगे नहीं, मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको ईयर लिखा नहीं है। ठीक है, जहां ईयर की बात आएगी वहां हम ईयर की बात करेंगे। ठीक, चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो आपको जाएंगे, यहां मैं एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, एक नोट डालिए और आप मुझे बताइएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद
सेल और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना इजी हुआ या डिफिकल्ट हुआ? लिख के बताइए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना इजी हुआ या डिफिकल्ट हुआ? लिख के बताइए। बढ़ा रहा हूं भाई, फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं थोड़ा। मोबाइल का स्क्रीन बेटा ऐसे कर लेना है, यही लिखता रहेगा 2 साल तक है, मेक इट लार्ज मेक इट लार्ज। अरे दीवाने, यहां पे देख ना बेटा यहां पे देख। तो बच्चों एक नोट डालकर एक पॉइंट लिखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए क्लास में। जब डिसिप्लिन होगा तभी पढ़ाई होगी, ठीक। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से इजी टू स्टडी सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। इजी टू स्टडी सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। काफी सारी सेल्स थी, उन्होंने मिलकर बनाया टिश्यू। मेरे पास बहुत सारे टिश्यू हैं, काफी सारे टिश्यू प्रेजेंट कर होते हैं एक ऑर्गन के अंदर। तो एक ऑर्गन बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बना है, और मेरे पास सिर्फ स्टमक नहीं है, मेरे पास काफी सारे ऑर्गन हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यह काम कर रहा है तभी ह्यूमन जिंदा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा जो शरीर है जो फंक्शन कर रहा है, तो मेरा जो फंक्शन हो रहा है, मैं जिंदा हूं, तो मेरी सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई? मेरी सबसे छोटी यूनिट, फंक्शनल यूनिट हुई सेल। मेरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई? सबसे छोटी यूनिट मेरा स्ट्रक्चर जिससे बना है, मेरे स्ट्रक्चर में ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बने, ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू से बने, और टिश्यू सेल से बने। तो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट भी कौन सी हुई? सेल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। इनएनिमेट एंड एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग, एनिमेट का मतलब है लिविंग। जहां सेल एब्सेंट है उसको इनएनिमेट बोलोगे, टेबल, चेयर, फैन, तेल की सीसी, कंगा, ठीक। एनिमेट जहां पर सेल प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म, एक प्लांट सेल बनाई गई जिसमें सबसे बाहर आपकी प्रेजेंट है सेल वॉल, अंदर दिखाया गया सेल मेम्ब्रेन, फिर दिखाया गया न्यूक्लियस, और इस रीजन को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल मिलते हैं, तो न्यूक्लियस के कंटेंट को बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस भी लिविंग है और साइटोप्लाज्म भी लिविंग है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो कैसा पार्ट होता है? प्रोटोप्लाज्म आपका लिविंग पार्ट होता है। इसी प्रोटोप्लास्ट को कवर किया गया सेल मेम्ब्रेन से, तो आपने बोला प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल को छोड़ के जो भी चीज है वो प्रोटोप्लास्ट है। यूनिसेलर, मल्टीसेलर, एक सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। हमारे अंदर अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक। और भी एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, बट मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, है ना। अभी आप आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप अपने आप जान जाएंगे, ठीक है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक लिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दो। अरे दीवाने, अभी लिख कर रहा हूं, अभी तो समझा रहा हूं, ठीक। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी मेटाबॉलिज्म कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो सारे के सारे एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी उस सेल का नाम था कॉर्क। उस सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, इसलिए वो एक डेड सेल थी। सेल वर्ड डेराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, और उस वर्ड का नाम है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट और बॉक्स, मतलब
उन्होंने जो चीज देखी थी एक्चुअल में, उनको सेल का प्रोटोप्लास्ट तो दिखा ही नहीं, क्योंकि सेल में प्रोटोप्लास्ट था ही नहीं। उन्हें सिर्फ सेल वॉल दिखी थी, कंपार्टमेंट्स दिखे थे, बॉक्सेस दिखे थे, खाली बॉक्स दिखे थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से सेल की स्टडी करना इजी हुआ। सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने। इन्होंने काफी सारी सेल्स के बारे में बताया, उसमें से एक चीज है बैक्टीरिया। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग दिल बना दीजिए, फटाफट दिल बना दीजिए। तो हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। लिख रहा हूं बेटा, बड़ा लिख रहा हूं बेटा, बड़ा लिख रहा हूं। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। आपके जो ये दिल हैं, आपका जो ये आप मेरे लिए जो सम्मान है, इससे पता चल रहा है कि आपको पढ़ाई समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट टॉपिक आज का जो थोड़ा लंबा चलेगा आपका है, डालिए हेडिंग, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। आइए पूरा फोकस करिएगा बच्चों, एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। एनसीईआरटी बूस्टर आपके लेकर आया हूं, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बना के लाया हूं। आपको जो चीज आपके कैरियर के लिए जरूरी है वो सब मिलेगा। मेरी क्लासेस थोड़ी सीरियस ज्यादा रहती हैं, डिसिप्लिन आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा फोकस करना, और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, 2 साल की जर्नी है, पूरा फोकस करना, माताजी पिताजी का सपना पूरा करना है, अपना ड्रीम कंप्लीट करना है। एक बार नाम से पहले डॉक्टर लग गया बेटा, लाइफ अलग ही होगी। चलिए आइए, सेल थ्योरी, और आपकी सिलेक्शन के लिए बेटा जान लगा देंगे, इतना बता देता हूं, जान लगा देंगे। सेल थ्योरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल थ्योरी किसने दी, पहला पॉइंट, सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, इस स्लाइड के बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसलिए पूरा का पूरा फोकस करना। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय मैथियस स्केलेटन, मैथियस स्केलेटन and थियोडोर श्वान। तो सेल थ्योरी को 2 साहब ने दिया, एक है मैथियस स्केलेटन और दूसरा है थियोडोर श्वान। अब आपको क्या करना है, एक एरो आपको यहां निकालना है और एक एरो आपको यहां निकालना है, और बीच में एक टेबल बना देनी है। ठीक, मैथियस स्केलेटन ये कौन थे, मैथियस स्केलेटन याद करते हुए चलना, ये आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, याद करते हुए चलना, ये आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक, आ जाओ, ये आपके कौन थे, ये आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक है आपके जर्मन बॉटनिस्ट और एक है आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने 1838 में कुछ काम किया, इन्होंने काम किया 1839 में। अब 1838 में इन्होंने क्या किया, 1838 में इन्होंने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, डिफरेंट टाइप ऑफ
प्लांट्स को स्टडी किया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को स्टडी किया, ठीक। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यह कहा, स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यह कहा कि ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बने होते हैं सेल्स के, एंड सेल्स फॉर्म्स टिश्यू, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। तो इन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो प्लांट्स मिलके बने होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल्स के, और सेल्स आपस में असेंबल होकर क्या बनाती है, टिश्यू। सेल्स आपस में असेंबल करके क्या बनाती है, टिश्यू। एक और चीज, चैट जितना कम करोगे उतने फायदेमंद रहोगे। चैट का यूज तभी करिए जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, अननेसेसरी चैट मत करिए, बात को समझिएगा, अननेसेसरी चैट को मत करिए, बात को समझिएगा, इससे आप डिस्टर्ब होंगे बेटा, ठीक। ऑल प्लांट कंपोज ऑफ सेल्स एंड सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। 1838 जर्मन बॉटनिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस कैलेडन। उन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल्स आपस में मिलकर बनाती हैं टिश्यू। बिल्कुल सही। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका स्टडी किया, क्या स्टडी किया, इन्होंने आपका स्टडी किया डिफरेंट एनिमल सेल। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यह बताया कि जो एनिमल सेल होती है, जो आपके एनिमल सेल होती है, वो कवर्ड बाय, एनिमल सेल कवर्ड बाय थिन लेयर। लिख के बताइए, लिख के बताइए। एनिमल सेल्स के चारों तरफ एक पतली सी लेयर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, लिख के बताइए। एनिमल सेल कवर्ड बाय थिन लेयर, उस लेयर को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी को बोलते हैं आप, उसी को आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसी को आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसी को आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर मिलती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह स्टेटमेंट था श्वान का, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे 1839। ठीक, बिल्कुल सही। हां, यहां पर चैट यूज किया कीजिए, जब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं तब आप जवाब दिया कीजिए। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का मिलना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। किसमें यूनिक कैरेक्टर है बताइए, प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर? सेल वॉल कहां मिलेगी, प्लांट के अंदर मिलेगी या फिर एनिमल के अंदर मिलेगी? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। किसका? यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। और एक और चीज इन्होंने बोली कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? सेल के और इसके प्रोडक्ट के। सेल का प्रोडक्ट क्या होगा? सेल से मिलकर क्या बनेगा? सेल का प्रोडक्ट क्या होगा? सेल का प्रोडक्ट होगा टिश्यू, टिश्यू का प्रोडक्ट होगा ऑर्गन। जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं वो बने हुए हैं सेल से,
और उसके प्रोडक्ट को बोल दिया टिश्यू। सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। एनिमल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर मिलती है जिस लेयर को आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये चीजें बताई गई थी थियोडर श्वान के द्वारा 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल को स्टडी किया था। स्केलेटन जर्मन बॉटनिस्ट ने 1838 में डिफरेंट टाइप के प्लांट को स्टडी किया और बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बने होते हैं सेल, और सेल्स बनाते हैं आपका टिश्यू। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं 10 मिनट के बाद। बिल्कुल फोकस रखिएगा, जितने क्वेश्चंस हैं सबके सही होने चाहिए, ठीक है। फिर मैं कट ऑफ निकालूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कितने में मेडिकल कॉलेज मिलेगा आज की क्लास में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको सही करने हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक, अब यह हो गई सेल थ्योरी। सर, इस सेल थ्योरी में कोई कमियां भी थी? मतलब सर कोई ड्रॉबैक था, कोई लिमिटेशन था? हां था भाई, था। सर क्या ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का? ड्रॉबैक क्या था? सर व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी? नेशन वांट्स टू नो। ड्रॉबैक क्या था? अगर कोई आपसे पूछे कि सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? बच्चों, कोई भी सेल कहां से आई? भाई मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये एक सेल है। सर ये सेल कहां से आई? कहां से आई? आपके हाथ में ये सेल कहां से आई? कहीं से तो आई होगी। ये लोग नहीं बता पाए हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। जो नई सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं वो कैसे फॉर्म्ड हो रही हैं? नई सेल्स कहां से आती है? कोई सेल पहली बार कहां से आई? कोई सेल पहली बार कहां से आई? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। नई नई सेल्स कैसे बनती हैं? नई नई सेल्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। हाउ न्यू सेल्स वर ओरिजिनेटेड। किसी भी सेल का ओरिजिन कैसे होता है? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। हाउ न्यू सेल्स वर formed. How new cells were originated. They didn't explain how new cells were formed. How new cells were formed. Not how new cells were formed. Not explained by. Not explained by Skeleton Sahab and श्वान साहब। ये इनका ड्रॉबैक था। सर क्या इस थ्योरी का एक्सेप्शन भी है? बिल्कुल है। एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th में। और एक और चीज, किसी भी चैप्टर का वन शॉट यूट्यूब से नहीं देखोगे जब तक वो चैप्टर क्लास में फुल डिटेल कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप उसका वन शॉट देखने नहीं जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन, जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां एक टॉपिक पढ़ाया जाता है वायरस। बच्चों, वायरस इज एक्सेप्शन to cell theory. Virus is exception to cell theory. बच्चों, वायरस में प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता। अब वायरस क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में है? क्या है? ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जानेंगे। तो वायरस के ऊपर सेल थ्योरी की बातें लागू नहीं होती। वायरस के ऊपर सेल थ्योरी की बातें लागू नहीं होती।
वायरस के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, वायरस के अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं है। ठीक, वायरस इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरस सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। कोई तो आएगा जो यह बताएगा कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म्ड होती है, कोई तो आएगा जो यह बताएगा कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। सो व्हाट नेक्स्ट? सो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आज की लास्ट स्लाइड, रेडल्फ वर्चो 1855। रेडल्फ वर्चो 1855। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक लैटिन भाषा में एक चीज बोली। लैटिन भाषा में क्या बोला? इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लैटिन लैंग्वेज में है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल arise from division of pre-existing cell। मतलब अगर आपके पास कोई सेल है तो ये सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके आपकी दो सेल्स फॉर्म्ड करेंगी। तो ये जो बनी है ये है न्यू सेल्स। ये सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और यहां जो चीज हुई है उसको आपने बोला डिवीजन। तो कोई भी नई सेल पुरानी सेल के डिवीजन की वजह से बनती है। कोई भी नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन की वजह से बनती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ, न्यू सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। रेडल्फ वर्चो ने बताया, पहला पॉइंट तो उन्होंने यह बताया, और दूसरा इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया आपका टिश्यू। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किन्होंने दिया? हु प्रोवाइड फाइनल शेप टू सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को, ये जो आपकी सेल थ्योरी है, इसको फाइनल शेप किसने दिया? बताइए, लिख के बताइए। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी भी रेडल्फ वर्चो ने दिया। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी भी रेडल्फ वर्चो ने दिया। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी भी आपका रेडल्फ वर्चो ने दिया। अब जितना आपने पढ़ा अभी तक, जितना आपने पढ़ा अभी तक, इसका एक फास्ट रिवीजन करते हैं। आप क्लास में अटेंटिव रहिएगा। मैं बता रहा हूं, घर पे जाके 15 मिनट में पूरा का पूरा आप रिवाइज कर लेंगे। आप बस क्लास में अटेंटिव रहिएगा। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, सिर्फ काम से मतलब रखता हूं। अपना इंट्रोडक्शन भी आपको बस इतना ही दिया कि मेरा नाम रुपेश चौधरी है और मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, बस। ठीक, कंटेंट बोलेगा, अपने आप बोलेगा। कॉन्सेप्ट, अलग अलग सेल्स। अब सेल्स ने मिलके
टिश्यू बनाया, बहुत सारे टिश्यू हैं, अलग अलग टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया, बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में आएंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, डाइजेस्ट सिस्टम। जब यह सिस्टम काम करेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, ह्यूमन की लाइफ, ह्यूमन जिंदा रहेगा, वो लाइफ जिंदा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, मेरा शरीर पूरा फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। तो डेफिनेशन क्या हुई? सेल एक फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मेरा शरीर ये जो फंक्शन कर रहा है, इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो है आपकी सेल। पूरा स्ट्रक्चर जो है मेरा, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। इनएनिमेट, एनिमेट, इनएनिमेट नॉन लिविंग, एनिमेट लिविंग। नॉन लिविंग मतलब सेल एब्सेंट, लिविंग मतलब सेल प्रेजेंट। न्यूक्लियस के कंटेंट को न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला जो कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंपोनेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म के सराउंडिंग में ग्रीन कलर से है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट का पार्ट नहीं है। सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में अंदर एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यहां अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यहां एक ही सेल रिप्रोडक्शन भी करेगी, वही मेटाबॉलिज्म ही करेगी, वही डिवाइड करेगी, मतलब सारे काम करेगी। इसलिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। जो सेल की कॉर्क सेल थी, जो कैसी थी? डेड थी। जो कैसी सेल थी? प्लांट सेल थी। डेड क्यों थी? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। सेल वर्ड कहां से आया? सेलुलर से आया। सेलुलर कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या है? कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट मतलब बॉक्सेस है। बॉक्स क्यों बोला? क्योंकि बॉक्स खाली है, उनमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म मिलता ही नहीं है। पहली लिविंग सेल एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने देखी थी। इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? एक चीज होती है कैटाबॉलिज्म, एक चीज होती है एनाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जो रिएक्शन चल रही है, हम खाना खा रहे हैं, जो भी रिएक्शन हमारे शरीर में होती है, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे आपने रेस्पिरेशन सुना होगा, है ना? रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हुआ। सेल थ्योरी स्केलेटन एंड शॉन साहब ने दी। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। 1838 1839 इन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट स्टडी किए, इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल स्टडी किए। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल और सेल टिश्यू मिल बनाती हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, और डिफरेंट जो सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के अंदर सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। प्लांट और एनिमल बने होते हैं सेल और उसके प्रोडक्ट से। सेल का प्रोडक्ट हो गया है टिश्यू। लेकिन ये नहीं बता पाए कि किसी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी नई सेल्स कैसे बनती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इनकी बातें, सेल थ्योरी की बातें वायरस पर लागू नहीं होती, क्योंकि वायरस सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। रडल्फ वर्चो 1855 में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब रडल्फ वर्चो ने यह वर्ड दिया, ये लैटिन में है, लैटिन लैंग्वेज में है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन की वजह से बनती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हैं। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। अब आज की क्लास का सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट चार्म, आपको मजा आ जाएगा। देखिए जरा एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। When you look around, जब आप अपने आसपास देखेंगे,
यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप अपने आसपास लिविंग भी देखते हैं, नॉन लिविंग भी देखते हैं। आप अपने आसपास क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं। आप अपने आसपास क्या देखते हैं? एनिमल्स देखते हैं। आप अपने आसपास क्या देखते हैं? टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड, सरप्राइज होंगे और अपने आप से पूछोगे व्हाट इज इट दैट, ऐसा क्या है, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, ऐसा क्या है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, ये आप अपने आप से पूछेंगे। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। व्हाट इज इट दैट इनएनिमेट थिंग डजंट हैव, ऐसा इनएनिमेट थिंग पर ऐसा क्या नहीं है जो कि एक लिविंग के पास है। इनएनिमेट के पास सेल नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी, और लिविंग के पास सेल प्रेजेंट है। बच्चों, मेरी क्लास जो होती है वो स्लो पॉइजन होती है, धीरे धीरे ग्रिप में लेती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे 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 नशा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे क्लास खत्म होने के कगार पर आएगी आप फैन बन चुके होंगे। स्लो पॉइजन बोलते हैं, धीरे धीरे मैं अपनी गिरफ्त में लेता हूं, धीरे धीरे। अरे दीवाने इधर देख। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जी हां, जिसका नाम है सेल, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपकी मिलती है। अब एनसीईआरटी का इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड नीट में क्या क्वेश्चन बनेगा? यही बनेगा इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा, बता दिया। इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा, बता दिया। कह दिया तो कह दिया। सेल लिविंग डिफर फ्रॉम इनएनिमेट। अरे अरे आप लोगों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया। अरे गजब, अरे बाबा गजब। पहले क्लास को थोड़ा सीरियस ड्राइव करना पड़ता है। मैंने कहा था ना, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले आते ही हंसना शुरू कर देता तो तुम्हें यहां तक कैसे लेके आता? वो नशा ही क्या जो एकदम से चढ़ जाए, नशा तो वो है जो धीरे धीरे चढ़े। सेल इज प्रेजेंट इन लिविंग बट नॉट इन इनएनिमेट, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। सेल इज एब्सेंट इन लिविंग, नो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, अप्रोच देखिए, कट करिए। प्रेजेंट इन लिविंग बट प्रेजेंट इन एनिमेट, नो, एब्सेंट। सेल प्रेजेंट इन लिविंग एंड इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। ए भी सही है और सी भी सही है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला सवाल, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने हैं सेल के। कुछ आपके हैं सिंगल सेल, जिनको आप कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ आपके बने हैं मैनी सेल्स, जिनको आप कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस पैराग्राफ से नीट में क्या क्वेश्चन बनेगा? अरे तुम लोग आंसर लिखने लगे, अरे दीवाने, गजब भाई, मैं तो तुम्हारा जबरा फैन हो गया, मैं तो तुम्हारा जबरा फैन हो गया। ये हुई ना बात। इस जोश को कभी ठंडा होने मत देना, इस जोश को कभी भी ठंडा होने मत देना, ये जोश मेंटेन रखना। सिलेक्शन पे हम तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है? इस जोश को मेंटेन रखना, ठीक है? इस जोश को ऐसे ही मेंटेन रखिएगा। तो अगर मैं आपको बोला, एक मिनट, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, देखिए जरा क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे। ई आंसर दे रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, करेक्ट है। सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर एंड ह्यूमन आर मल्टीसेलुलर, करेक्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल विच परफॉर्म ऑल फंक्शन, करेक्ट है।
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स विच परफॉर्म मेनी फंक्शन, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अभी बताया था, वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मैंने आपसे क्या कहा था कि एनीथिंग लेस देन, बट ये नोट्स मैंने ये लाइन लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको 3 बार बोली थी, एनीथिंग लेस देन अ सिंगल सेल डू नॉट हैव लिविंग एग्जिस्टेंस, मैंने आपको बोली थी। हेंस सेल इज फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब बेसिक, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जरा आंसर, कोई सी लिख रहा है, कोई डी लिख रहा है, देखिए जरा चेक करते हैं। आजा मुझे चेक कर, आजा मुझे चेक कर। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, इनकरेक्ट। लिविंग सेल डिस्कवर नहीं की थी, उन्होंने डेड सेल डिस्कवर की थी। फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर्ड बाय लिविंग हुक, गलत, डेड नहीं थी, लिविंग थी। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, सो डू नॉट हैव, सो डू हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये सही हो गया। सी एंड ई आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। डी वालों, एक बच्चा लिख रहा है डी वालों का मोए मोए हो गया। अरे दीवाने, कोई बात नहीं बेटा, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, हमें सीखना है, ठीक है, हमें सीखना है। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ओनली फूल्स नो ऑल द आंसर। ठीक, हमें सीखना है, हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। नेवर एवर 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 नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टूडेंट्स। एंटोन वन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ, मैंने जो तुझे देखा, एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन, ये पॉइंट हमारा रह गया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इस पॉइंट को आप नोट्स में ऐड कर दीजिए बेटा, नोट्स में जाइए और इस पॉइंट को आप यहां पर ऐड कर दीजिए। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के आप यहां पे लिखिए रॉबर्ट, कहीं पे भी लिख दीजिए, यहां पे आके लिख दीजिए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी थी? न्यूक्लियस की। ये आप यहां पर ऐड कर दीजिए, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। यह पॉइंट आपको तब भी बताया जाएगा जब आपको इस चैप्टर के अंदर न्यूक्लियस पढ़ाया जाएगा डिटेल में। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद यह इजी हुआ ताकि हम किसको स्टडी कर सकें? सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सके। इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। बताइए, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक, गलत। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, करेक्ट है, यह आपका करेक्ट है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, यह भी करेक्ट है। बोथ ऑप्शन बी एंड सी, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी,
वो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सेल थ्योरी 1838 मैथियस स्केलेडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने एग्जामाइन का मतलब है यहां पर स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के, और वो सेल्स बनाती हैं टिश्यू ऑफ प्लांट। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों, मैं एनसीईआरटी की हर लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चन बना रहा हूं, आप बस क्लास अटेंड करिए। रिवीजन करने की प्लानिंग भी मैंने आपको दे दी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बॉटनी में 180 में से 180 आएंगे, आपको कुछ नहीं करना, मुझ पे विश्वास रखना। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं डालने बॉटनी में, बस क्लास अटेंड करनी है, पूरा फोकस करके अटेंड करनी है। जब मैं सीरियस रहूंगा आप सीरियस रहेंगे, जब मैं हंसूंगा तब आप हंसेंगे। मैथियस स्केलेडन, डी, जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, गलत हो गया। स्टडी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, एनिमल नहीं, इन्होंने स्टडी किए थे प्लांट। इन 1839 स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, 1839 नहीं 1838 स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ऑप्शन डी। देखिए इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक है। एग्जामिनेशन हॉल का काफी प्रेशर रहता है बच्चों, 2 साल बच्चा तैयारी करता है और लास्ट में एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर में रहता है स्टूडेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सिली मिस्टेक बोलते हैं, जो हम लोग गलत कर देते हैं। हमें गलत नहीं करना है, हमें हमेशा सीखना है। At about the same time, Theodor Schwann 1839, a British zoologist, जिन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, और क्या बताया, एंड रिपोर्टेड दैट, क्या बताया कि सेल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है जिसे आज हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया और बताया कि सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। और इन्होंने क्या बताया, श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट किसकी बनी है, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या बात, आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। देखें जरा, ब्रिटिश बॉटनिस्ट, ये आपके जूलॉजिस्ट थे, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल विच इज कवर्ड बाय थिन लेयर, सेल वॉल नहीं, ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ए गलत हुआ, बी गलत हुआ। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर इन एनिमल सेल, एनिमल नहीं प्लांट। प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सही है। नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा हमारा किया हुआ क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। स्केलेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी डिडंट एक्सप्लेन, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। लेकिन रडल्फ वर्चो ने 1855 में एक्सप्लेन किया कि जो नई सेल्स होती है वो बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेटन एंड श्वान, स्केलेटन एंड श्वान की बातों को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया, जिसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, all cells arise from pre-existing cells. Cell theory formulated by Skeledon and Schwann, correct है। Cell theory didn't explain how new cells were formed, correct है। Final shape to cell theory given by Rudolf Virchow in 1865, no 1855, गलत हो गया।
न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुलर सेलुलर गिवन बाय श्वान, नहीं, वर्चो, गलत हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सही है। ऑप्शन ए, बी एंड ई आर करेक्ट। 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 सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बच्चों, आपको मजा आया तो एक बार सभी लोग दिल बना दीजिए, और जो जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, पूरा एनसीईआरटी रीड कराऊंगा, उसके ऊपर बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसके ऊपर बेस्ड आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ दूंगा, जो आपको चाहिए सब कुछ दूंगा। अब जब क्लास कंप्लीट होगी तो आपको ऐप में इसके ऊपर मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी आएंगे। आप इसी से पढ़िएगा जो मैं क्लास में लिखा रहा हूं, लेकिन कोई हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहे तो वो उससे पढ़ सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो क्लासरूम के नोट्स हैं, जो मैं यहां लिख के आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसी से पढ़िएगा, ये बेस्ट नोट्स हैं। और यही जोश पूरे साल 2 साल तक आपको मेंटेन करना है। क्या चाहिए एक स्टूडेंट को, एक टीचर से क्या चाहिए? एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा, एनसीईआरटी रीडिंग मिलेगी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है विकी कोई चीज को बोल देना बट उसको प्रूफ नहीं करना। ठीक, एनसीईआरटी बूस्टर, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपसे बेटा ऑनेस्टी चाहिए। टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। ठीक है, टीचर्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो एल्डर्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, इनमें गुर्बत होता है। इनके आशीर्वाद को हमेशा लीजिएगा, कभी भी मिसबिहेव नहीं कीजिएगा। अच्छे से, जैसे गुरु, जितने आपको सारे गुरु हैं, इनकी बात मानिएगा। जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक, और इनकी बातों को फॉलो करिएगा। किसी सोशल साइट पे नहीं जाइएगा, इंस्टा कभी यूज नहीं करिएगा। हाँ, मुझे उस पर फॉलो करके अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, मजाक कर रहा हूं, दूर रहिएगा। तो बच्चों, ये आज का लेक्चर था। आपके ऐप में मैं एक कमेंट डालूंगा कि आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो आप उस कमेंट को लाइक कर दीजिएगा, और यहां पर कमेंट करके जरूर बताइएगा यूट्यूब पर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक, और आपका स्कोर कितना रहा यह भी बताइएगा, कितने क्वेश्चंस में से कितने सही हुए यह भी बताइएगा, और आपको आज की क्लास कैसी लगी। मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करके बहुत मजा आया। ये जोश बनाए रखना, आने वाले वक्त को बहुत उम्मीदें हैं। एक लाइन थी जो कहना भूल गया था, अब बोल देता हूं, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। थैंक यू, थैंक यू। क्लास एंड कर दी क्या? नहीं, क्या हुआ फिर? ये कौन यहाँ है नहीं क्या? वो बंदा कहाँ गया? यहाँ कोई है ही नहीं क्या? यहाँ वाला आज कोई है ही नहीं सर यहाँ। अरे एक बैठा तो था। चल रही सर क्लास। कौन था भाई? एंड करने के लिए आना पड़ता है मेरे को, बोलने के लिए। बीच में मैं बोलने के लिए आया, ठंडा लग रहा है, कोई था ही। अभी बंद करो ना, बंद करो।